फैनवाही अब हम वेजाइना को पढ़ने लगे हैं। तो वेजाइना क्या है? जो वल्वा से ऊपर वाला पार्ट है, मतलब हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट है, उसको वेजाइना कह दिया। वेजाइना आगे से क्या सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। अब ये जो वेजाइना है, इसकी एपिथीलियम क्या होती है? ये जो लोअर वन थर्ड एपिथीलियम है, ये तो बने ही यहाँ से नीचे से यूरोजेनिटल साइनस से। और ये कैसी होगी? स्क्वेमस एपिथीलियम, जैसे अभी हम ये वल्वा की बात करके आए हैं, वल्वा की। जबकि जो अपर वाली एपिथीलियम है, वो होती है कोलमनर एपिथीलियम की। ये बनी मुलेरियन डक्ट सिस्टम से। अब जैसे-जैसे ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला कोलमनर एपिथेलियम रिप्लेस हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। और फाइनली जब मैच्योर एक फीमेल होती है, उसकी पूरी वजाइना यहाँ पे लाइंड होती है बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि कहाँ से आई? यहाँ नीचे यूरोजेनिटल साइनस से। अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाए कि सारी रिप्लेसमेंट ना हो और यहाँ ये कहीं पे कोलमनर जो सेल्स हैं वो परसिस्ट कर जाएं, तो इसको कहते हैं एडिनोसिस। एडिनोसिस मीन्स फोकल किसी एक जगह पे कोलमनर एपिथेलियम की परसिस्टेंस रह जाए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? वो कहता है कि इसका इंसिडेंस इंक्रीज किस में होता है? ऐसी खवातीन में जो डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल लेती हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल में होता है एस्ट्रोजन, जो कि खवातीन लेती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब लिया तो शुरू में यही जाता था कि ये एस्ट्रोजन होगा, वो जो है सारा जो है सिस्टम सही रखेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। उसको क्रॉस करके जब ये आगे बच्ची में जाएगा, तो उसकी वजह से उसमें क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा ये सारे चेंज को, कि जो कोलमनर मेटाप्लेजिया होना था, अब इसको हम यहाँ पे यूँ शो कर देते हैं कि ये जो चेंज था, इसको इनहिबिट कर दिया डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल ने। और जब इनहिबिट हुआ, तो वहाँ कोलमनर यहीं पे रहा, जिसकी वजह से एडिनोसिस हो गया। और एडिनोसिस अकेला इतना बड़ा खतरा ना होता, लेकिन एडिनोसिस लीड्स टू क्लियर सेल का एडिनोकार्सिनोमा, दैट्स व्हाई दिस इज हार्मफुल। सही। तो अब इसका पूरा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि जब जिस खातून ने लिया डाईएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल, एस्ट्रोजन, इसलिए क्या हुआ? एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ी, और इस एस्ट्रोजन ने इन खातून को क्या किया कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे भी नुकसान कि ये अब आगे इसके सन और डॉटर में भी जा सकता है। सन में इसने क्या कराया? कोई नुकसान नहीं कराया, कोई नुकसान नहीं कराया, जबकि डॉटर में इसने मल्टीपल नुकसान कराए हैं। एक नुकसान इसने कराया एडिनोसिस, जिसने आगे से करवा दिया क्लियर सेल कार्सिनोमा। सी, ठीक है, क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा करा दिया। दूसरा नुकसान ये करवाता है स्मूथ मसल की एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें आ जाएंगी कौन कौन सी? यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उनकी एबनॉर्मेलिटी कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा और इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी का बायस भी बनता है डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल। इसलिए ये शुरू में जो रिकमेंड किया जाता था, लेकिन जब ये समझ आई, वजह पता चली, उसके बाद से इसके जो है रोक दिया गया, इसका इस्तेमाल मज़ीद नहीं किया जाता। तो अब इनके नाम को भी देख लो बच्चों कि एडिनो क्या था? ग्लैंड्स। कार्सिनोमा प्रोलिफरेशन, तो जो क्लियर साइटोप्लाज्म वाले ग्लैंड्स हैं, उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, एंड इट इज़ द सीक्वेले ऑफ एडिनोसिस, दैट इज़ अ सीक्वेले ऑफ यूज ऑफ डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल इन द मदर ऑफ द फीमेल दैट प्रेजेंटेड विद इट। सही। अब जो हमने पीछे पढ़ा है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा, हमने पढ़ा है कि वो वल्वा में तो करवाता ही है कैंसर, वो इसके अलावा वजाइना में भी कैंसर करवाता है, उसकी स्क्वेमस एपिथीलियम, जो लोअर स्क्वेमस एपिथीलियम वॉल है ना, उसमें। अब शुरू में क्या कराएगा? वो विजाइनल इंट्रा एपिथीलियल नियोप्लाज्म कराएगा, VAIN, जो कि आगे चल के विजाइनल कार्सिनोमा कराएगा, और ये आगे जो है लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमने जो है पीछे देखे हैं, यहाँ पे लोअर वन थर्ड, अपर वन थर्ड, तो ये जो लिम्फ नोड्स कौन से फिर इन्वॉल्व होंगे? जो लोअर वन थर्ड है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स आएंगे यूरोजेनिटल साइनस से, कौन से वाले? इंग्वाइनल नोड्स। जबकि जो अपर टू थर्ड है, इसमें जो है लिम्फ नोड्स आते हैं रीजनल आइलियक नोड्स,
जो कि मुलेरियन डक्ट वाले सिस्टम में से आए थे। सोर्स इनकी होती है मुलेरियन डक्ट, रीजनल आइलियक नोड्स में जाके ये ड्रेन करेगा। ठीक है, तो ये कैंसर उस जगह पे सेपरेट करता है, वहाँ से भी बायोप्सी लेके क्लियर किया जा सकता है। अब हमारी बीमारी बचती है ये वजाइना की, एम्ब्रियोनल रैब्डोमायोसार्कोमा। अब इसके लफ्ज़ों को तोड़ के देखते हैं। एम्ब्रियोनल मतलब इमेच्योर सेल्स में, रैब्डो मतलब स्केलेटल, मायो मसल्स, सार्कोमा मैलिग्नेंट कैंसर। तो इमेच्योर स्केलेटल मसल्स का जो मैलिग्नेंट कैंसर है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल रैब्डोमायोसार्कोमा। तो इसकी डेफिनेशन भी देखो तो वही है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन। ये जो नीचे वाला मैस देख रहे हो ना, ये दिस मैस, ये ग्रेप लाइक जो मैस है, ये अमूमन वेजाइना से निकल रहा होता है, प्रोट्रूड कर रहा होता है। शुरू में इसे लोग पॉलिप के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। दिस इज एम्ब्रियोनल रैब्डोमायोसार्कोमा। इसका दूसरा नाम जो है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये देखें 5 साल से उम्र के छोटे बच्चे, लड़के, उनकी पैनिस में से निकलता है, या फिर फीमेल्स की ब्लीडिंग की याद की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, या ग्रेप लाइक मैस जो उनकी वजाइना से निकल रहा है। और इसका दूसरा नाम होता है सार्कोमा बोटारॉइडिस। ठीक है, सार्कोमा बोट्रायोइडिस इसका दूसरा नाम है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये जो है इसमें आएंगे रैब्डोमायोब्लास्ट। ब्लास्ट सेल कौन से होते हैं, इमेच्योर, जो कि डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। तो इनके अंदर इनका फीचर क्या है, एक इसका फीचर है दूसरे वाला, नीचे वाला पहले देखते हैं कि ये इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग होगी डेस्मिन की और मायोजेनिन की। डेस्मिन जो है वो मसल सेल्स का एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है, ये उसको स्टेन करेगा। और मायोजेनिन क्या है कि वो न्यूक्लियर इमेच्योर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उनमें न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन जो सेल कराते हैं वो, तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन सेल्स इन इमेच्योर स्केलेटल मसल, इन दोनों को ये स्टेन करेगा। ठीक है, रैब्डोमायोब्लास्ट। और दूसरा इसके होने का पता चलेगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक क्रॉस स्ट्राइएशंस आती हैं। ना सिर्फ साइटोप्लाज्मिक क्रॉस स्ट्राइएशंस, बल्कि इसका क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि इसका जो है ना छोटा सा सेल होता है जिसके अंदर एक ओवल न्यूक्लियाई होता है, और ये ओवल न्यूक्लियाई भी एक रैकेट शेप, टेनिस रैकेट शेप ऐसे बना होता है, थोड़ी सी फोल्डिंग होती है। तो एक तो स्मॉल सेल विद ओवल न्यूक्लियाई, दूसरा छोटी सी जो साइटोप्लाज्म की प्रोट्रूजन होती है वो अंदर की तरफ आती है, जिसकी वजह से टेनिस रैकेट इसकी रिजेम्बलेंस आती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की प्रोट्रूजन की वजह से। अब जनाब इसके जो है यहाँ पे देखते हैं अब ये वो कहता है कि बीनीथ वेजाइनल एपिथेलियम ट्यूमर सेल्स जो हैं वो क्राउडेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से इसे कैम्बियम लेयर भी कहते हैं। लेकिन डीपर लेयर्स में ये लूज फाइब्रोमायोमैक्सोमेटस ट्रॉमा की फॉर्म में होते हैं, जो कि एडिमेटस होता है, और इसके अंदर बहुत से इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे कंफ्यूज किया जाता है कि शायद ये पॉलिप हो। लेकिन ये ख़तरनाक है, बायोप्सी से टाइम पे कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेरिटोनियल कैविटी या यूरिनरी ट्रैक में जाके ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव सर्जरी है, और साथ में कीमोथेरापी भी की जानी चाहिए। साथ में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का एक कॉमन सिनेरियो है, एक कॉमन ये डिजीज़ है, इसके बहुत से सिनेरियोज आते हैं प्रोफ में भी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मेज ये कहाँ पे आएगी, कराएगी पेल्विक पेन कराएगी, फीवर कराएगी, एडिनेक्सा पे जो साइड्स हैं उनमें टेंडरनेस कराएगी, और इसमें डिस्चार्ज आएगा। सबसे कॉमन है गोनोकोकस, सेकंड पे है क्लेमेडिया, और तीसरा है कि परप्यूरल इन्फेक्शन, यानी कि जब डिलीवरी करा रहे थे या अबॉर्शन करा रहे थे उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर गए उसकी वजह से स्ट्रेप, क्लोस्ट्रीडियम, किसी भी कोई इन्फेक्शन आई तो वो इसका तीसरा कॉज है। अच्छा, अब ये गोनोकोकस और क्लैमिडिया हमने क्या पढ़ा है पीछे, ये क्या कराते हैं, मेजर कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी हैं, कल वाले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जनाब गोनोकोकल जो है ये क्या कराएगा, ये जो है शुरू करता है बार्थोलिन ग्लैंड में, उसके बाद ऊपर जाता है, 2 से 7 दिन के बाद में इनोकुलेशन होती है, फिर इन्फ्लेमेशन करा देता है। नॉन गोनोकोकल जो है वो वही हमने भी बात की, अबॉर्शन, डायलेशन वगैरह की वजह से स्प्रेड करेगा, और ऊपर लिम्फेटिक या वीनस चैनल की वजह से जाएगा। और ये जो है म्यूकस को इन्वॉल्व नहीं करता, डीपर जो ऑर्गन्स है ना उनको इन्वॉल्व करता है।
अब मॉर्फोलॉजी क्या है, ये वाली चीज़ें 2-3 बस देख लो इसमें कि गोनोकोकल जो है वो इन्फ्लेमेशन कराता है, सुपरफिशियल म्यूकोसा में रहता है, ये ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम जो है यानी अंदर वाली सारी लेयर उसको स्पेयर कर देगा और आगे जाएगा। एक्यूट सुपोरेटिव साल्पिंजाइटिस, ठीक है, उसने क्या कराया, इन्फ्लेमेशन करा दी। किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन कराई बच्चों, साल्पिंजाइटिस किसको कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन। सुपोरेटिव मतलब पस वाली इन्फ्लेमेशन कराई। दूसरी पायोसाल्पिंग्स, पायोसाल्पिंग्स क्या है कि पस एक्यूमुलेट हो गई है ट्यूब के ल्यूमेन में, ठीक है। ट्यूबियो ओवेरियन अब्सेस, ट्यूब में या और ओवरी में जो पस एक्यूमुलेट होकर उसने कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होकर उसने एक अब्सेस बना दिया है। क्रॉनिक फॉलिकुलर साल्पिंजाइटिस, तो वही फॉलिकुलर जो है लेयर उसके अंदर क्या कराया उसने, इन्फ्लेमेशन करा दिया है फेलोपियन ट्यूब की। और हाइड्रोसाल्पिंग्स के फेलोपियन ट्यूब में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। अब ये पस भी हो सकती है, ये दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी फेलोपियन ट्यूब में, चाहे इन्फ्लेमेशन हो ज़्यादा देर तक रहे, क्रॉनिक रहे, या उसके अंदर एब्सेस बन जाए, या उसमें पस बन जाए, सुपरेटिव हो जाए, उन सब की वजह से क्या होता है कि ल्यूमेन जो है उसका ट्यूब का वो कम हो जाता है। और ये भी हो सकता है आगे जाके फाइब्रोसिस होके वो ख़त्म ही हो जाए, सही। तो उसकी वजह से इसने PID कॉज करती है इनफर्टिलिटी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसके नतीजे में जो अभी इनफर्टिलिटी होती है उसे कहते हैं पोस्ट PID इनफर्टिलिटी। जबकि जो स्टाफ और स्टेप की वजह से है उसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा इसके क्या नुकसान है इस PID के, एक तो बैक्टीरियमिया कराएगी यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस और सुपोरेटिव आर्थराइटिस वगैरह की फॉर्म में आ सकती है। दूसरा, ये पेरिटोनियम में जाएगी तो पेरिटोनाइटिस कराएगी। ज़्यादा अरसा रहे तो इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्टोपियन प्रेगनेंसी और पेल्विक पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब का रिस्क बढ़ा देगी। ट्रीटमेंट इसकी यही है कि फ़ौरन टाइम पे इलाज करो, एंटीबायोटिक टाइम पे दो। अगर टाइम पे नहीं दोगे, रास्ता बंद हो गया है, एब्सेस बन गई है, तो फिर देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट सर्जरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।